नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म से लगातार आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। इसी में बात आ रही है 5वें चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। तो वंशागति का जो आणविक आधार है, इस पर हम आप चर्चा कर रहे थे और इसमें जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर टाइप के, उस पर बातें हो रही थी मेरे बच्चों। हम आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखना है। लेक्चर के बेस पे हमने मैक्सिमम आपको समझाया। तो इतनी बातें मेरे बच्चों हो चुकी हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे बच्चों को, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें मेरे दोस्तों, जिससे जो भी वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े मेरे बच्चों, तो आपको मिलेगा कि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ा रखे हैं जो कि पहले ही आपने देख रखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, ये हमें आपको यहां जानना है मेरे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है मेरे बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। आगे प्रोटीन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सूत्रपात तथा समापन कोडान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आपको थोड़ा बहुत बताया हमने समापन कोडान के बारे में, है ना, तो इसको थोड़ा सा दिमाग पे रखे रहेगा। मैसेंजर आरएनए या ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल करता है, इसकी जो है आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, मैसेंजर यानी, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब बात करें अगर हम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि की, तो उसमें क्या है थोड़ा सा देखिए। दिया है अनुवादकरण, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, डीएनए से लिप्यंतरण की क्रिया से निर्मित संदेश एमआरएनए केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य के राइबोसोम की तरह स्थिति की ओर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा रहे हैं, आप देखिएगा। होता क्या है मेरे बच्चों, डीएनए से आरएनए का यानी एमआरएनए निर्माण होता है। यहां जो डीएनए से आरएनए प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में लिप्यंतरण आप कहते थे, ठीक है। और इसी आरएनए से फिर मेरे बच्चों बन जाता है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन बन जाता है। और इस क्रिया को आप क्या कहते थे, ट्रांसलेशन। तो अब इन दोनों बातों को हमको यहां समझना है कि कैसे होता है, यानी डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है और साथ ही साथ एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करना है। तो इस पूरी प्रोसेस को आप प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब बच्चों अगर हम बात करें सेल की, तो न्यूक्लियाई के अंदर जो डीएनए है मेरे बच्चों, यहीं से एमआरएनए बन करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहां जहां की पहले से राइबोसोम जो आरएनए है या इसी को एस आरएनए कहते हैं, उसके साथ जुड़ाव रखते हुए उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, वही होगा राइबोसोम्स, वही होगा आरएनए। वो भी कौन, आरएनए या इसी को एस आरएनए कहते हैं। हमने आपको समझाया है, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से जो सूचना डीएनए ने भेज दिया है एमआरएनए के रूप में कि आपको प्रोटीन बनानी है। मान लीजिए कि क्रिएटिन प्रोटीन यानी नाखून या बाल की जो प्रोटीन होती है, दैट्स आर क्रिएटिन प्रोटीन।
केराटिन प्रोटीन बनानी है। अब उस केराटिन प्रोटीन को बनाने के लिए क्या करना है, अब उसमें रोल हो जाता है मैसेंजर आरएनए का ले आने का मैसेज कि कैसी बनानी है, और एमआरएनए के बाद आरआरएनए राइबोसोम्स के साथ जुड़ करके मैकेनिकल वर्क में हेल्प करता है। साथ ही साथ एक नाम आपने सुना होगा टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको पकड़ करके ला करके देता है राइबोसोम्स या कह दें आरआरएनए को, ताकि ये एक एक करके यहां जोड़ते जाएं। जैसे जोड़ते जाएंगे प्रोटीन के थ्रेड का क्या होगा, निर्माण होता चला जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है शॉर्ट वे से, उसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है। अब थोड़ा सा देखें मेरे बच्चों कि इसमें आगे क्या आपको समझाया गया है। देखिए अनुवादीकरण का इन्होंने क्या कहा, अम्लों की भाषा को प्रोटीन की भाषा में बदलते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यही है क्या, अनुवादकरण या अनुवादीकरण, है ना, अनुवादन आप कह सकते हैं, जिसको आप ट्रांसलेशन की संज्ञा दे रहे थे। आगे दिया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे होता है, वही जो बात हमने बताई है एज अ स्टोरी, वही चीज यहां आपको मेरे बच्चों देखने को मिलने वाला है। इस चीज को देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के समय पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण एमआरएनए अणु पर होता है। एमआरएनए अणु क्या करता है, एक सांचे का काम करता है, क्योंकि सूचना उसी पे है, डीएनए ने जो दिया है। आगे देखिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण संश्लेषण को अनुवादन या अनुलिप्तीकरण या ट्रांसलेशन कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। इस प्रक्रिया में तीनों प्रकार के एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए अणु भाग लेते हैं, यह भी हमने आपको बता दिया था। अनुलिपीकरण की प्रक्रिया या राइबोसोम्स पर होती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित पदों को संपन्न करती है। पहला है अमीनो अम्लों का सक्रियकरण। पहले क्या होंगे, अमीनो अम्ल सक्रिय हो जाएंगे, उनका सक्रियकरण होगा। इसमें क्या होगा, टीआरएनए अणु क्लोवर लीफ यानी 3 पत्ती घास की पत्ती जैसा एक मुड़ा सदृश संरचना होती है टीआरएनए का। इसके लिए एक एंटीकोडान साइट होता है या स्थान होता है, कहाँ, टीआरएनए पे, तथा स्वतंत्र इसका जो सिरा 3 प्राइमरी एंड है वहां विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसा अरेंजमेंट होता है। आगे देखेंगे, अमीनो अम्ल यम प्लस आयन 2+ आयन है तथा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में एटीपी के साथ संयोग करके सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय अमीनो अम्लों को अमीनो एसिल एडिनिलेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अमीनो एसिल एडिनिलेट, ये नाम देते हैं, ठीक है, सक्रिय होने के बाद। आगे देखिए, ये जो प्रक्रिया है यहां स्पष्ट बताया गया है, माफ करिए मेरे बच्चों, क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिया है कि अमीनो अम्ल एटीपी के साथ एंजाइम और Mg++ आयन के साथ एक्टिवेट होकर के एमिनो एसिल एडिनिलेट जो कि हमने लिखा है वो बनाते हैं। साथ ही पायरोफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल्स मूव अप करते हैं या कहते हैं निकालते हैं।
रिएक्शन से वही बात समझाई गई है। अगले प्रोसेस में क्या होगा देखिएगा। अब राइबोसोम्स का क्या योगदान है? राइबोसोम्स के योगदान की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो क्या दिया है? राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए की दो असमान इकाइयों के बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय दोनों इकाइयां परस्पर जुड़ जाती हैं, आपस में क्या करेंगी? जुड़ जाएंगी, और उनके बीच में एमआरएनए अणु जुड़ जाता है। एक अणु के साथ अनेक राइबोसोम्स मिलकर के पॉली राइबोसोम्स बनाते हैं इस क्रिया में भाग लेने के लिए। तो आप देख लीजिए पॉली राइबोसोम्स का संरचना कैसे बनता है, यहां स्पष्ट आपको कर दिया गया। अगले पॉइंट में बताया है इन्होंने कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण का समारंभन का मतलब क्या? आरंभ करने की बात है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण मेथियोनिन एमिनो अम्ल यानी AUG इस कोडान के आने के साथ होता है। यही पहला कोडान है। जो ही यह मिलेगा प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, और इसी कोडान को आप समारंभन कोडान या इनिशिएशन कोडान के नाम से जानते हैं। इसको हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में, आप उसको कंटिन्यू रख करके देख सकते हैं। इसे समारंभन कोडान कहते हैं। यह अम्ल जिस टीआरएनए से जुड़ा होता है उस पर एंटी कोडान यानी UAC होता है। अतः UAC एंटी कोडान वाला टीआरएनए सक्रिय मेथियोनिन अमीनो अम्ल को लेकर के एमआरएनए के कोडान AUG पर जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। UAG के साथ जो कि एंटी कोडान है उसके साथ एमआरएनए जुड़ करके प्रक्रिया प्रारंभ करने में हेल्प करता है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया के लिए राइबोसोम्स के बड़े सब यूनिट से जुड़कर GTP तथा समारंभन कारक IF1, IF2, IF3 आवश्यक होते हैं। आगे अगला प्रोसेस है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना तथा दीर्घीकरण, जिसे आप चेन इलांगेशन के नाम से भी जान सकते हैं। चेन का आगे बढ़ना। चेन कैसे आगे बढ़ेगी मेरे बच्चों, उसको आपको ध्यान देना है। यहाँ दीर्घीकरण उसी को कह रहे हैं। दीर्घीकरण में क्या होगा? चेन लंबी बढ़ेगी। इसमें देखिए दिया है पहला स्टेप, राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयों के A स्थान पर AA टीआरएनए का बंध होना या बांड बनाना। एमआरएनए का जो प्रथम कोडान है राइबोसोम्स को दाता स्थल, जिसे आप डोनर साइट कहते हैं या डी साइट कहते हैं, पर होता है ना। दूसरा कोडान क्या होता है? AA टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। यह राइबोसोम्स के ग्राही स्थल या आप कह सकते हैं क्या, एक्सेप्टर साइट, यहां देखिए दिया गया है, से जुड़ता है और एमआरएनए के दूसरे कोडान से बंधित हो जाता है। थोड़ा सा धीरे धीरे इसको आप समझिएगा स्टेप को। सेकंड स्टेप में क्या करेगा? पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा। दाता स्थल का जो पेप्टाइड टीआरएनए अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह यानी CHO जो समूह है तथा ग्राही स्थल ए साइट एमिनो एसिल टीआरएनए एमिनो एसिटिल टीआरएनए अम्लों के अमीनो समूह यानी NH2 ग्रुप, ठीक है, के बीच पेप्टाइड बांड बनता है। याद रखिएगा इन दोनों के बीच कैसा बांध बनता है? पेप्टाइड बांड का यही दोनों के बीच में क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद दिया है इस प्रकार मेथियोनिन अमीनो अम्ल दूसरे टीआरएनए पर स्थानांतरित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, और प्रथम जो टीआरएनए था वो स्वतंत्र होकर के एमआरएनए से अलग हो जाता है। अब बात करेंगे ग्राही स्थल से दाता स्थल की ओर पेप्टाइड टीआरएनए का परिचलन या चलना, कैसे चलते हैं उसके बारे में ध्यान से देखेंगे।
इस प्रक्रिया में 2 अमीनो अम्ल टीआरएनए ग्राही स्थल से यानी जो ए साइट है दाता स्थल यानी डी साइट पर स्थानांतरित होता है। यह क्यार जीटीपी यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं ट्रांसलोकेज एंजाइम के नाम क्या है, ट्रांसलोकेट की उपस्थिति में होता है मेरे बच्चों। इस प्रक्रम में राइबोसोम्स एमआरएनए में देखिएगा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिसमें राइबोसोम्स ए स्थल पर एमआरएनए से अगला कोडान उपलब्ध हो जाता है ना, उपलब्ध होता है। आगे देखिएगा एमआरएनए की लंबाई के साथ राइबोसोम विस्थापन होने पर एमआरएनए का समारंभन कोडान अनावृत हो जाता है। अनावृत का मतलब घिर जाना, घिराव उसका खुल जाना। उसके बाद इस प्रकार नए राइबोसोम के साथ समारंभन कोडान कॉम्प्लेक्स बनता है। इस प्रकार एमआरएनए अणु से अनेक राइबोसोम्स जुड़कर पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और नए चेन के रूप में आपको मिलता शुरू हो जाता है। देखेंगे मेरे बच्चों, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माणाधीन होती है और विपरीत राइबोसोम्स पर अलग अलग आकर के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती हैं। जैसे जैसे राइबोसोम्स एमआरएनए पर आगे बढ़ता जाता है, उस पर लगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में भी क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। यहां तक बात क्लियर। अगला देखिए 5वां पॉइंट, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कैसे होता है। सबसे लास्ट स्टेप है, जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पूरी हो जाती है तो एमआरएनए पर ऐसा कोडान आ जाता है जिनका एंटीकोडान टीआरएनए पर नहीं होता। ऐसे कोडान का श्रृंखला समापन कोडान कहते हैं। इसका नाम आपको पहले से ही बताया जा चुका है, 3 है, यूएए, यूएजी और यूजीए। आगे देखिए, श्रृंखला के समापन में R1 तथा R2 2 मोचक कारक भाग लेते हैं। R1 कारक यूएजी के लिए तथा R2 कारक यूजीए के लिए आवश्यक होता है। मुक्त हुए राइबोसोम्स अब वियोजक कारक यानी डिसोसिएशन फैक्टर यानी F3 की सहायता से 2 उप-इकाइयों में विभाजित हो जाते हैं। पढ़ेंगे धीरे धीरे, चीजों को समझेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने समझा रखा है। आगे इस संपूर्ण प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी जीटीपी से कंप्लीट होती है। आगे जो बात इन्होंने बताई है मेरे बच्चों, वो है क्या, मुक्त हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण क्या होता है। समापन के बाद जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है, प्रथम एमिनो अम्ल मेथियोनिन से फार्मिलेज एंजाइम फार्मिल ग्रुप समूह की अलग कर देता है, यानी ये एंजाइम अलग करने का काम करता है। और एक्सोपाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के N और C टर्मिनल या कह दें एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम इसका नाम है, क्या करता है, फिर दोनों सिराओं से कुछ अमीनो अम्ल पृथक करता है। सबसे अंत में यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एकल या अन्य श्रृंखलाओं के साथ वलित होकर के यानी कुंडलित ऐसे घेरा बना करके वलित होके कार्यात्मक एंजाइम के रूपांतरण का एक रूप देता है, कहते हैं रूपांतरित हो जाता है। तो यह कुछ बातें हैं जिनको आप मेरे बच्चों देख के समझ सकते हैं। अगली जो बात है जो यहां आपको मेरे बच्चों देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे, देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चंस दिया गया है, समझाया गया है। लेक्चर के बेसिस पे हम आपको उस क्वेश्चंस पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कुछ पॉइंट को पॉइंट आउट करा रहे हैं। तो क्वेश्चंस की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको तो आप ध्यान दीजिए ही, साथ ही साथ आपको यहाँ यह ध्यान देना है कि कैसे हमको क्वेश्चंस को अच्छी राइटिंग में लिखना है, अच्छी से क्वेश्चंस राइटिंग करनी। दिया है आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मेरे बच्चों, आनुवंशिक कूट क्या है, इसको लेकर के लगातार प्रश्न बनते रहते हैं और इन्हें आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखें, साथ ही साथ दिमाग में कुछ खास बात जो आती है कोड को लेकर के उसको फिट आउट करें।
देखिए मेरे बच्चों, यहां आपसे यह बताया गया है क्या कि क्या विशेषताएं हो सकती हैं कोडान की, और जो ही कोडान का नाम ले आप तुरंत समझ जाइएगा ट्रिपलेट कोडान की ही बात हो रही है। कोडान हमेशा 3 की संख्या में है ना, 3 यूनिट्स के बेस पे बने हैं, इसी नाते इनको ट्रिपलेट कहते हैं। पहली बात, पहला लक्षण क्या है, पहला कैरेक्टर्स क्या है कोडान के बेसिस पे, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। ट्रिक या ट्रिपलेट 3 क्षारकों का क्रम एक एमिनो अम्ल का आनुवांशिक कूट होता है। यानी यहां देखिए 3 है, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिथियोनिन और GUG अनुक्रम क्या कहता है, वेलाइन नामक जो अमीनो अम्ल है उसको कोडित करता है, उसका कोड बनाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कोड किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को दिखाता है जो कि 3 की संख्या में होता है, मतलब कि ट्रिपलेट होता है। यह एक स्पेशल क्वालिटी है कोडान की। आपसे कोडान की क्वालिटी ही पूछ रहा है कि स्पेशल फीचर्स उसके बताइए। और अगले पॉइंट्स पे जाएं। अपहार्षित यानी डीजनरेटेड, डीजनरेटेड का क्या मतलब है देखिएगा। अपहार्षित कोड का अर्थ है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक पर्याय नमूने या कूटों यानी सिनोनिम्स का प्रयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक कोड जो है सिर्फ एक जो अमीनो एसिड है उसको कोड कर रहा हो, एक से अधिक कोड भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ये चीज यहां बता रहा है, इसी को कहते हैं क्या, डीजनरेटेड। ध्यान रखिएगा, यह तंत्र जीवों को उत्परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, जैसे AGA, AGG, CGA ये सभी क्या है, आर्जिनिन, AGA, AGC, CGA ये सभी क्या हैं, आर्जिनिन। आर्जिनिन नामक जो कोडान है ट्रिपलेट या कहते हैं अमीनो एसिड है, अम्ल है, उसको कोड करता है। उसको कोड करने का काम यह है, ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो क्या बनेगा, आर्जिनिन ही बनेगा। तो यहां एक क्वालिटी तो आपको मिल गई ट्रिक का, दूसरा डिजनरेटेड या अपहार्षित का, तीसरा है क्या, अनतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग। इसमें नॉन ओवरलैपिंग होती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसको थोड़ा समझिएगा। इसका अर्थ यह है कि एक mRNA अणु में एक ही क्षारक अक्षर के प्रयोग का विभिन्न कूटों में नहीं किया जा सकता, अर्थात AUG, GUU को केवल AUC तथा GUU के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे AUG तथा CGU के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ C का प्रयोग सम्मिलित है, तो यहाँ देखिएगा नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है, ओवरलैपिंग जैसी कोई बात यहाँ नहीं है, किसमें, कोडान्स में। ठीक है, कूट या कोडान्स की एक खास विशेषता है। 4 विशेषता भी आपसे पूछी गई है और भी आप जानते हैं तो बता सकते हैं। देखिएगा, असंदिग्ध नॉन एम्बिजीनियस, एक विशेष आनुवांशिक कूट हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करता है, यह 2 या अधिक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करता है। इस बात को भी आपको यहां याद रखना है ना, मतलब इसमें कोई संदिग्धता नहीं है, कोई डाउट आप नहीं कर सकते, एकदम फैक्ट है और क्लियर है। लास्ट 5वां पॉइंट देख लीजिए, सार्वत्रिक होना या यूनिवर्सल होना। क्या कह रहा है, यह माना जाता है कि एक ही आनुवांशिक कूट सभी जीवों में उसी अमीनो अम्ल को कोडित करता है। अब माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में आनुवांशिक कोड में क्या होती है, विभिन्नता होती है। तो यहाँ क्या है, अब ऐसा कुछ बातें आने लगी। बाकी क्या है
यूनिवर्सल है, यानी जो ट्रिपलेट बना है कोडान, वह किसी भी जीव में पाया जाए उनमें क्या है, समानता पाई जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्वालिटी को बताते हैं कोडान्स की। इनको ध्यान से देख लें मेरे बच्चों, और इनसे आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से गवर्न करें। तो यहां अगर आपसे कहा जाए कोडान या त्रिकोडान की खास बातें, तो कुछ पॉइंट ये आपके निकल के आ रहे हैं। पहला, ट्रिपलेट होना या त्रिक होना। दूसरा, अपहरासित होना। तीसरा, अतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैप्ड होना। चौथा, असंदिग्ध होना। साथ ही साथ पांचवा पॉइंट जो कि कहता है यूनिवर्सल या सार्वत्रिक। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि विशेषता को बताते हैं किसके, कोडान्स के, जिसके बेस पे आप देखते हैं अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके जो डीएनए संरचना है उनका निर्माण करते हैं। यहां तक बातें क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छे से देख लीजिए, इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से गवर्न करना है। साथ ही साथ याद रखिएगा मेरे बच्चों, इस लेक्चर के साथ आपका जो क्वेश्चन जो कि सेलेक्ट किया हुआ है वह पोर्शन यहीं फिनिश हो जाता है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 5वें चैप्टर को बहुत व्यवस्थित मेहनत करके आप समाप्त करें और पढ़ें। एक समरी, क्वेश्चंस का पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की जा रही हैं और उसे आपको इस स्तर से बताया जा रहा है कि चीज़ों को आप समझें। हाँ मेरे बच्चों, अगर कोई सेक्शंस आपको कम समझ में आ रहा है तो पूरे लेसन के लेक्चर को स्टार्ट से ही देखा करिए। स्टार्टिंग से जब आप देखेंगे तो ये सारी बातें जो थोड़ी सी स्पीड अप हम कर दे रहे हैं उस चीज़ को भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं मेरे बच्चों जो कि आप समझ सकते हैं कि उठते हैं, लेकिन जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी की यहाँ क्या होती है, चर्चा होती है। इस तरह से नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और आप जो है इसकी अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सारे वीडियोस को देखें, लेक्चर तैयार करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेसन में। अब आपसे फाइनली वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी। आपको इस परिवार को, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन परिवार को खूब ग्रोथ कराना है तो आपका सहयोग चाहिए होगा। तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि जो वीडियोज़ हों आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।